हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दो ध्रुवता का अंत। तो दोस्तों इस चैप्टर में मेनली है क्या कि सोवियत संघ किस तरीके से मतलब पतन हुआ उसका और इसके क्या कारण थे, क्या रिजल्ट हुए, शॉक थेरेपी, मिखाइल गोर्बाचेव के बदलाव, ये सारे टॉपिक जो है दोस्तों हम इसी चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबे होने वाली है, तो इसमें लास्ट तक बने रहे और थोड़ा पेशेंस रखो दोस्तों, क्योंकि सब्र का फल क्या रहता है, मीठा रहता है। पक्का कह रहा हूं आपको 100% गारंटी के साथ, जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, वही टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है हम उसको शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है, सोवियत संघ क्या थी। दोस्तों सोवियत संघ क्या थी आप लोगों को पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। देखियो, सोवियत प्रणाली, सोवियत राजनीति प्रणाली की एक धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी राजनीतिक दल या विपक्षी दल की कोई जगह नहीं थी। इसकी अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध व राज्य के नियंत्रण में थी, इसे ही सोवियत प्रणाली कहते हैं। तो दोस्तों देखो, जो इसकी अर्थव्यवस्था है, जो भी पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो सब क्या थी, सरकार के हाथों में थी। क्या थी? सरकार के हाथों में थी। और यहां पे केवल एक ही पार्टी थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसके अलावा कोई भी दूसरी पार्टी यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, नहीं थी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सोवियत राजनीति प्रणाली की एक धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी और या अन्य दल की कोई भी जगह नहीं थी। इसकी अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण, मतलब दोस्तों स्टेट के कंट्रोल में थी, और इसे ही हम सोवियत संघ कहते हैं, ठीक है। सोवियत संघ का झंडा देख लो दोस्तों, और कम्युनिस्ट पार्टी का भी फ्लैग यही है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला टॉपिक है हमारा, सोवियत प्रणाली की विशेषता बताओ। देखो दोस्तों, अब सोवियत प्रणाली पढ़ लिया आपने, क्या था सोवियत प्रणाली, है ना। धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, राज्य के नियंत्रण में थी, और यहां पे कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, ठीक है। तो इसी हम सोवियत प्रणाली कहते थे। अब देखिए, सोवियत प्रणाली की विशेषता बताओ। सोवियत प्रणाली की विशेषता बतानी है दोस्तों, बिल्कुल मस्त टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, जो कि एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। देखो पहला पॉइंट है हमारा, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। जो दोस्तों सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, वो अमेरिका को छोड़कर पूरे विश्व में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। तो पहली विशेषता इसकी ये है। और इसकी संचार प्रणाली, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो भी काफी अच्छी थी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, सोवियत संघ के ऊर्जा संसाधन। तो दोस्तों देखिए, जो भी यहाँ पे रिसोर्सेस थे, ऊर्जा संसाधन, एनर्जी पावर, जो भी जहां से जनरेट होते थे, वो था खनिज तेल, लोहा इस्पात, मशीनरी उत्पाद शामिल थे, जो उसकी बड़ी ताकत थे दोस्तों। मतलब उसकी जो इकोनॉमी का जो रीढ़ की हड्डी बोल दो, बैकबोन बोल दो, तो ये सारी चीजें, खनिज तेल, लोहा इस्पात, ये सारी चीज वहां पे थी। तो यहाँ पे क्या था, एक विशाल ऊर्जा संसाधन सोवियत संघ के अंदर था, ठीक है। ये किसकी विशेषता थी अर्थव्यवस्था की। थर्ड पॉइंट, सोवियत संघ के घरेलू उद्योग। दोस्तों देखा क्या है कि सोवियत संघ के अंदर हर एक वो चीज बनती थी, पिन से लेकर कार तक की सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती थी, ये एक इसकी विशेषता थी। फोर्थ पॉइंट, सोवियत संघ की सरकार। तो दोस्तों देखो, जो सोवियत संघ की सरकार थी, वहां के व्यक्तियों के लिए हर एक वो न्यूनतम चीजें, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया या पढ़ाई लिखाई की चीजें हो गई, शिक्षा हो गई, ये सब वहां पर बहुत सस्ती दरों में उपलब्ध करा रखी थी नागरिकों को। पांचवा पॉइंट, सोवियत गणराज्य का परिवहन। जो दोस्तों जो सोवियत संघ जो इतना बड़ा 15 गणराज्यों से मिलकर जो बना हुआ था, इसके अंदर मतलब एक दूसरे राज्य में या स्टेट में जाने के लिए ये जो परिवहन, सड़कों का जाल बिछाया गया था, ये भी एक इसकी विशेषता थी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे सोवियत संघ के 5 विशेषता हुए, 5 पॉइंट हुए, जो कि आपको नोट कर लेने हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ की ऊर्जा संसाधन, सोवियत संघ के घरेलू उद्योग, सोवियत संघ की सरकार और सोवियत संघ का परिवहन, ठीक है दोस्तों। वीडियो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, बिना कमेंट लाइक के दोस्तों जाना नहीं है, ठीक है। और वीडियो के आखिरी तक बने रहो, अभी और मजा आने वाला है। ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दूंगा मैं आप लोगों को उसके आंसर, कि आप भी दोस्तों पेपर में पक्का फोड़ के ही आओगे। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए दोस्तों। अब देखो, अमेरिका जीत गया, सोवियत संघ हार गया, तो इसके पीछे सोवियत संघ की क्या मजबूरी रही, क्या कारण रहे कि वो हार गया। तो दोस्तों देखो, पहले तो आंतरिक कमजोरी, क्या आंतरिक कमजोरी है सोवियत संघ के भीतर ही, क्या था, आंतरिक कमजोरी चल रही थी, राजनीतिक आर्थिक आंतरिक कमजोरी, मतलब भ्रष्टाचार वगैरह खूब दबा के वहां पर हो रहा था, ठीक है। देखो, सोवियत संघ का विघटन मुख्य रूप से उसकी राजनीति आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी के कारण
हुआ, क्योंकि ये संस्थाएं जनता की अपेक्षाओं को पूरा ना कर सकी। देखो, अगर राजनीति और आर्थिक तरीके से तौर से अगर ये भ्रष्ट हो जाएगी सरकार, तो वहां से जनता की आकांक्षाओं को कहां पूरा कर पाएगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है संसाधनों का दुरुपयोग। जो वहां का पैसा था और जो बाकी सारे संसाधन थे दोस्तों, उसका वो गलत इस्तेमाल कर रही थी, ज्यादा हथियार बनाने में इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो जनताओं के ऊपर अपना ध्यान नहीं दे पा रही थी। देखो, सोवियत संघ ने अधिकांश संसाधन परमाणु हथियार और सेना साज सजावट पे या सामान पर खर्च किए, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ा और वह इसके प्रभाव से उभर ना सका। देखो, अगर ये ज्यादा मतलब अमेरिका को पीछे करने के लिए, टक्कर देने के लिए क्या कर रहा था, ये अपने संसाधनों को परमाणु हथियार में, सेना के साज सजावट में सारे पैसे खर्च कर देता था, जिससे जनता के ऊपर ध्यान देता ही नहीं था और देश की तरक्की हो ही नहीं थी। केवल क्या हो रही थी, इसकी मिलिट्री ही विकसित हो रही थी, लेकिन अमेरिका इससे भी कई 4 गुना आगे ही था। आगे देखो, कम्युनिस्ट पार्टी का निरंतर शासन। तो दोस्तों, सोवियत संघ के अंदर 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने राज किया, जिसकी वजह से जो पार्टी थी वो भ्रष्ट हो गई थी, मतलब कुछ भी काम नहीं करके दे रही थी, काउंटेबल पार्टी अब वो नहीं रह चुकी थी। ठीक है। देखिए, 70 सालों तक एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिससे जनता का विश्वास कम हुआ और विघटन का कारण बनी। दोस्तों, ये आपके जो पॉइंट है ये याद रखो, मेन चीज है ये पॉइंट याद रखो, इसके बारे में आप बना के लिख दो। आपके नंबर कट ही नहीं सकते दोस्तों, एक नंबर भी नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आ जाओ। तो दोस्तों, हथियारों की दौड़ अब क्या थी, आप लोगों को पता है कि हथियारों की दौड़ में शामिल हो गया सोवियत संघ, जिसके कारण भी इसका क्या हुआ, पतन हुआ। देखो, सोवियत संघ ने अमेरिका से मुकाबला करने के लिए अपने संसाधन, हथियारों और सेना सामग्री पर खर्च किए, जिससे आर्थिक संकट बढ़ा और विघटन हो गया। ये अपना ज्यादा जो भी था सब चीज, पैसा वैसा सब क्या कर देता था, सेना में लगा देता था। ठीक है, जिसके कारण से भी इसका पतन हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार का प्रयास। अब देखो, मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या सुधार किया दोस्तों, इसने क्या किया था, समाजवादी सरकार से पूंजीवादी सरकार की तरफ ये गया, जिसके कारण भी क्या हुआ, इसे खूब ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें शॉक थेरेपी भी आता है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन इसके कारण पूर्वी यूरोप में विद्रोह हुआ और साम्यवादी सरकारों के पतन का कारण बना, जो अंततः सोवियत संघ के विघटन का कारण बना दोस्तों। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पिछड़ना। जो सोवियत संघ था ये क्या था कि अमेरिका से कई ज्यादा पीछे रह गया था, किसमें, टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है। अब देखो, सोवियत संघ प्रौद्योगिकी, परिवहन और ऊर्जा जैसे बुनियादी ढांचे में पश्चिमी देशों से पीछे रह गया, जिससे आर्थिक संकट गहरा हुआ और अंततः सोवियत संघ का विघटन हो गया दोस्तों। ये है हमारे मिखाइल गोर्बाचेव, देख लो आप इन्हें। ठीक है। इन्होंने ही रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी, लेकिन वो सब चीज टिका नहीं, क्योंकि जो 15 गणराज्य थे वो समाजवादी विचारधारा से थे। एकदम से क्या हुआ कि विचारधारा चेंज हुई तो लोग भी इस सरकार से नाखुश रहे और सब अलग अलग हो गए। अब देखिए क्या था, हथियारों की होड़ में भी शामिल हो गया, ये ज्यादा हथियार बनाने लग गया ताकि ये अमेरिका को पीछा कर सके, और प्रौद्योगिकी की बुनियादी चीजों ढांचे इसके कमजोर रह गए। इसने परिवहन या चाहे बोले सैटेलाइट वगैरह जो भी सारी चीजें थी, इसमें ये अमेरिका से काफी ज्यादा पीछे रह गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है दोस्तों, पॉइंट वही था। देखिए यहां तक हो गया हमारा ये पूरा कि विघटन के क्या कारण रहे। तो दोस्तों देख लीजिए क्या था, आंतरिक कमजोरी, संसाधनों का दुरुपयोग, कम्युनिस्ट पार्टी का निरंतर शासन, हथियारों की दौड़, मिखाइल गोर्बाचेव का सुधार का प्रयास और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे में पिछड़ा हुआ। ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का वर्णन कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कि अब जब सोवियत संघ खत्म हो गया, इसका विघटन हो गया, तो इसके क्या परिणाम आए। तो देखिए स्टूडेंट्स, परिणाम क्या हुआ, शीत युद्ध का अंत हो गया। क्यों शीत युद्ध का अंत नहीं होगा क्या, जब अब शीत युद्ध किनके बीच में हो रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हो रहा था। जब सोवियत संघ हार गया तो शीत युद्ध का भी खत्म हो गया, अंत हो गया शीत युद्ध का भी। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां बनी, जिनके बीच शीत युद्ध चला। दोनों महाशक्तियां हथियारों की होड़ में थी, हैं,
लेकिन युद्ध नहीं हुआ, सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध समाप्त हो गया, जो इसका प्रमुख कारण रहा। देखा कि सोवियत संघ मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध चला अमेरिका और इनके बीच में, युद्ध मतलब शीत युद्ध का मतलब ऐसा होता है युद्ध की स्थिति रहती है, लेकिन इसमें हथियार वगैरह नहीं, केवल मौखिक तौर पर इसमें बातचीत के जरिए लड़ाई होता है। ठीक है, अब जब सोवियत संघ हार गया या उसका पतन हो गया तो ये भी क्या हो गया, खत्म। अमेरिका वर्चस्व का आरंभ। अब जब जो दोस्तों सोवियत संघ रहा ही नहीं तो क्या रहा, अमेरिका वर्चस्व आरंभ हो गया, क्योंकि जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो ही ऐसे देश थे जो कि, या दो कम्युनिटी थे, अमेरिका और सोवियत संघ, जो महाशक्ति थी, लेकिन इन दोनों के बीच में होड़ चली, सोवियत संघ हार गया, अमेरिका जीत गई। अब पूरे विश्व में अमेरिका का बोलबाला था, अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। ठीक है, विश्व की जगह एक ध्रुवीय विश्व बना और अमेरिका का प्रभुत्व निर्विरोध हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नए राष्ट्रों का उदय। देखो दोस्तों, अब क्या हुआ, जो 15 गणराज्य टूटे और जो सोवियत संघ के खेमे में थे वो सब अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपने अपने आप को एक अलग राज्य घोषित कर दिया। इससे क्या हुआ, नए राष्ट्रों का उदय हुआ। देखिए, सोवियत संघ के विघटन से कई नए देश बने, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, जिन्होंने यूरोपीय संघ और नाटो से जुड़ने की इच्छा जताई और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। क्योंकि दोस्तों अब जो मिखाइल गोर्बाचेव ने जो एकदम से ही मतलब बिल्कुल समाजवादी से पूंजीवाद गए, तो उससे काफी सारे राज्यों को नुकसान झेलना पड़ा, कई सारी चीजें हुई इसके अंदर, जिस कारण से भी ये लोग पतन ही हो गया था इनका। अब इसी कारण नए राष्ट्रों का उदय भी हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ये तो हमारे वही है, मिलिट्री पर जो शीत युद्ध का खत्म हो गया, अमेरिका वर्चस्व आरंभ हो गया आपका। ठीक है, और नए राष्ट्रों का उदय। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे मतलब इतने सारे लोग पढ़ाते हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स लगा के, ये सब सारी चीजें लगा के, लेकिन दोस्तों हमारी इतनी टीम नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत इतना मतलब फिर भी जितना मुझसे हो पाता है आपके लिए मैं करता हूं और इससे भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। बस दोस्तों, ये वीडियो तक अगर अभी भी आप यहां तक पहुंचे हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं विचारधाराओं की लड़ाई समाप्त। देखो दोस्तों, विचारधारा क्या थी, आपको पता है सोवियत संघ की विचारधारा क्या थी, साम्यवादी, और अमेरिका की विचारधारा क्या थी, बताओ, थी ना, पूंजीवादी थी। तो दोस्तों इन दो, अब जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो साम्यवादी विचारधारा खत्म, लड़ाई भी खत्म। देखो, सोवियत संघ के विघटन के साथ कम्युनिज्म और पूंजीवाद के बीच की विचारधारा लड़ाई समाप्त हो गई और पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों का मॉडल प्रमुख हो गया। मतलब अब वो मेन चीज हो गई कि अब वो, क्योंकि वो बड़ी हो गई, अब जीत गई वो जब, तो उसका ही तो प्रभुत्व रहेगा। सेकेंड पॉइंट, एक प्रतिम विश्व का आरंभ। अब क्या रह गया कि विश्व में केवल एक ही ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा बढ़िया, मजबूत हर तौर पर था, अमेरिका। देखो, सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया एक ध्रुवीय बन गई, जिसमें अमेरिका एकमात्र वैश्विक शक्ति रूप में उभर कर सामने आया आपका। ठीक है, अगला देखो, हथियारों की होड़ की समाप्ति। अब लोग, अब तो पता ही है, जब शीत युद्ध चल रहा था, सोवियत संघ अमेरिका दोनों थे, तो अब जीतने की होड़ थी, हथियारों की होड़ थी, जिसके अब जब सोवियत संघ हार गया तो हथियारों की होड़ भी क्या हो गई, खत्म हो गई, है ना। सोवियत संघ के विघटन के कारण परमाणु और सेना हथियारों की होड़ भी समाप्त हुई और शीत युद्ध का तनाव भी क्या रहा, घट गया। ठीक है, तो यही था हमारा कि मतलब इसके क्या परिणाम निकले। तो दोस्तों एक बार फिर से आ जाओ, ऊपर चलते हैं, देख लो क्या है, शीत युद्ध का अंत, अमेरिका वर्चस्व आरंभ, नए राष्ट्रों का उदय। ठीक है, विचारधाराओं की लड़ाई की समाप्ति, एक प्रतिम विश्व का आरंभ, हथियारों की होड़ की समाप्ति। दोस्तों देखो, दो क्वेश्चन जो मैंने ऊपर पढ़ा है, ये तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है, प्री बोर्ड में या जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते हैं उसमें भी आ जाता है कभी कभी। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल भी पढ़ना मत भूलना। ठीक है, चलो अब देखिए, शॉक थेरेपी का वर्णन करना है या शॉक थेरेपी के परिणाम के वर्णन करना है। तो पहले दोस्तों शॉक थेरेपी क्या था ये आप समझ लो थोड़ा। शॉक थेरेपी क्या था, जो मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म लाया, यानी जो बदलाव लाया, उसके अंदर उसने क्या करा था, अब देख रहा था कि भाई हम अमेरिका से काफी ज्यादा पीछे रह गई है हमारी अर्थव्यवस्था, अमेरिका से हमारी अर्थव्यवस्था क्या रह गई है, पीछे रह गई है, जिसकी वजह से सोवियत संघ ने भी समाजवादी से पूंजीवादी की तरफ को मोड़ लिया और इस मोड़ के चक्कर में उसको काफी सारी घाटा हुआ, नुकसान हुआ, जिसको विश्व बैंक और आईएमएफ ने क्या दिया नाम, शॉक थेरेपी का, या फिर आघात पहुंचाकर उपचार करने का भी नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो देखो शॉक थेरेपी का विफलता, देखो 1990 में अपनाई गई
शॉक थेरेपी जनता की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरी। इसके कारण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई और जनता को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। तो देखो अगला, औद्योगिक ढांचे का निजीकरण। अब देखो जो भी, अब पहले आपको पता है कि जो इसकी अर्थव्यवस्था थी वो राज्य के नियंत्रण में थी, लेकिन जब साम्यवादी से पूंजीवाद की तरफ गई तो जो इसका औद्योगिक ढांचा था सब क्या कर दिया, उसका निजीकरण कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ठीक है, रूस में सरकार औद्योगिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया और लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों क्या कर दिया, बेच दिया। समझ रहे हो? तो अब सरकार के हाथ में कुछ नहीं था, सब निजी हाथों में चला गया था और वो सब कम रेट में खरीद लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई, उद्योग सारे निजी हाथों में चला गया। शॉक थेरेपी था, बिल्कुल शॉक थेरेपी मतलब समझ रहे हो ना, ये विफल रहा आपका। अब देखिए अगला क्या हुआ इसका परिणाम, गार्वे सेल का नाम। अब देखो शॉक थेरेपी और गार्वे सेल का नाम भी दिया गया, क्यों? क्योंकि इसमें सारे उद्योग और धंधे थे वो सब कम रेट में, मतलब औने पौने रेट में सबको बेच दिया। ठीक है, देखो शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गार्वे सेल कहा गया। ठीक है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण उद्योगों को बेहद सस्ते दामों पर बेच दिया गया और उनकी वास्तविक कीमत को कम करके आंका गया, जो उनकी कीमत थी उससे भी कम कीमत में उसको बेचा गया। ठीक है, खरीदा गया लोगों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा। रूबल की गिरावट और मुद्रास्फीति। अब देखो जब देश ने जब पूंजीवाद की तरफ गए तो उससे जो उनकी जो करेंसी की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होने लग गई, घटने लग गई। देखो रूस की मुद्रा रूबल की कीमत में भारी गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी बड़ी कि लोगों की जमा पूंजी जो लोगों के पास थी, अब समझो, एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो अभी 10 रुपए का ब्रेड का पैकेट आता है। ठीक है, अब महंगाई बढ़ने की वजह से वो 10 रुपए का पैकेट 20 रुपए का हो गया, तो लोग तो खाएंगे ही। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले 10 रुपए देना पड़ा था, अब उनको उसी चीज के 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या थी कि लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई, सामूहिक खेती प्रणाली भी खत्म हो गई और रूस को खाद्यान्न आयात करना पड़ा। लेकिन अब क्या था, सामूहिक खेती खत्म हो गई, इसके अंतर्गत क्या हुआ, खाद्य संकट आ गया और उन्हें बाहर से मंगवाना पड़ा। 1999 में सकल घरेलू उत्पाद 1989 से भी काफी कम रहा। मतलब देखो दोस्तों 1989 का जो हमारा जीडीपी था वो काफी ज्यादा था, जबकि 1999 का कम था। ठीक है, अगला पॉइंट, आर्थिक पुनर्निर्माण। अब दोस्तों इन्होंने क्या करा, अपने आप को फिर से जीवित किया, अपनी अर्थव्यवस्था को। किन कारणों की वजह से, क्योंकि वहां के तेल वगैरह जो वहां के खनिज संसाधन थे उससे आपस से अपना उभरना उन्होंने चालू किया। ठीक है, देखो 2002 में रूस और अन्य देशों की अर्थव्यवस्था ने अपने पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। इसका कारण खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातुओं जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात था। अब दोस्तों अगर ये सारी चीजें नहीं रहती तो क्या रहता, रूस डूब जाता। लेकिन रूस जो इतना बड़ा क्षेत्रफल लेकर बैठता है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है उसका, उसके यहाँ पे ये सारी चीजें उपलब्ध थी, जिससे इसने अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से क्या करा, ग्रो कर लिया। इसने अर्थव्यवस्था को अपनी क्या कर लिया, दोबारा से ग्रो कर लिया। इसका जो रूबल, याद रखना कि अभी भी रूस की जो करेंसी है वो रूबल है, अगर आपसे पूछे तो बता देना। ठीक है, और इन्फ्लेशन वगैरह जो महंगाई थी जिससे लोगों की जमा पूंजी जाने लगी। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार रिकैप करो इस क्वेश्चन को। देखिए शॉक थेरेपी के परिणाम बताना है आपको, लोग मैंने शॉक थेरेपी बताया, वही साम्यवादी से पूंजीवाद की तरफ जो जा रहे थे। ठीक है, अब औद्योगिक ढांचे का निजीकरण कर दिया गया सारा। ठीक है, गराज सेल का नाम इसलिए दिया है क्योंकि जो भी निजी उद्योग थे सबको कम रेट में आकर उन्होंने सेल किया। रूबल की गिरावट और मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ गई, रूबल की करेंसी की कीमत गिर गई। आर्थिक पुनर्निर्माण किन कारणों से हो पाया, वहां के तेल भंडार और वहां के प्राकृतिक संसाधनों की वजह से। एक मिनट दोस्तों, चलिए एक मिनट, सॉरी क्या हो रहा है ना, थोड़ी ठंड है, सर्दी वगैरह लग जाती है, लेकिन क्लास लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, क्या है टॉपिक, देखिए सोवियत और पूंजीवाद देशों जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था। अब हमें अंतर बताना है, किसमें अंतर बताना है, सोवियत संघ और अमेरिका यानी पूंजीवादी में, यानी समाजवादी और पूंजीवादी में अंतर बताने हैं। दोस्तों देखिए, पहला है अर्थव्यवस्था की प्रकृति। अर्थव्यवस्था क्या थी, दोनों की अलग अलग थी, संघवादी और पूंजीवादी, है ना। अब देखो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी थी, जहां राज्य कल्याणकारी भूमिका
निभाता था, जबकि अमेरिका अर्थव्यवस्था पूंजीवाद थी जो राज्य सिद्धांत पर काम करता था। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी थी और वो लोगों के कल्याण के लिए काम करती थी, लेकिन जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी पूंजीवादी थी और राज्य की प्रॉफिट के लिए वो काम करती थी ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट, नियोजन और नियंत्रण। सॉरी दोस्तों, नियोजन और नियंत्रण। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था केंद्रीय नियोजन पर आधारित थी जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करता था। इसके विपरीत अमेरिका में बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ के उद्देश्य से नियोजित करती थी। ठीक है ना। अब देखो क्या है कि हम जैसे बताया सोवियत संघ जो है क्या थी, केंद्रीय नियोजन पर। ठीक है, लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था के अंदर था, लेकिन अमेरिका में जो था वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां का लाभ के लिए वो लोग इन्वेस्ट करते थे। मतलब क्या था कि लाभ कमाते थे, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी जिसे हम कहते हैं वो लाभ कमाती थी। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, संपत्ति और उत्पादन। देखिए सोवियत संघ में उत्पादन के संसाधनों या साधनों पर राज्य का नियंत्रण रहता था और उत्पादन समानता के सिद्धांत पर आधारित था, जबकि अमेरिका में निजी संपत्ति और निजी नियंत्रण पर आधारित उत्पादन होता था। सॉरी दोस्तों, थोड़ी खांसी आ रही है। तो देखिए अब दोबारा एक बार रिकैप करते हैं। ठीक है, देखो अर्थव्यवस्था की प्रकृति। अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या थी, साम्यवादी पूंजीवादी। राज्य कल्याणकारी रोल निभाता था समाजवादी, लेकिन जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवादी थी और राज्य सिद्धांत के ऊपर काम करती थी। लेकिन नियोजन और नियंत्रण में बात करेंगे तो देखो नियोजन केंद्र राज्य करती थी सारा, और ये इसकी नियंत्रण जो था वो राज्य के हाथ में था, और अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में था, मतलब सरकार ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। और संपत्ति के उत्पादन में क्या है, सोवियत संघ में उत्पाद के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था और उत्पाद समानता के आधार पर या सिद्धांत पर होता था, जबकि अमेरिका निजी संपत्ति और निजी नियंत्रण पर आधारित उत्पादन होता था। ठीक है दोस्तों, यही हमने पढ़ा कि सोवियत और अमेरिका के बीच में क्या अंतर है। सॉरी, माफी चाहूंगा दोस्तों, आपको दिक्कत हो रही है। अब ठीक है। तो आओ, गोर्बाचेव के सुधार किन कारणों से हुआ। आप देखो दोस्तों, अब हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव जो सुधार कौन से, मतलब सुधार करने के लिए क्यों बाध्य हुआ, क्यों राज्य हुआ। तो दोस्तों देखो, रूस का प्रभुत्व और अन्य गणराज्यों का असंतोष। देखो क्या है कि हर मामले में ना रूस अपनी ज्यादा चलाता था और बाकी जो 15 गणराज्य थे उसमें तो रूस को छोड़कर बाकी सारे दबाव महसूस करते थे। ठीक है, क्योंकि रूस हर एक बात में अपनी मनमानी चलाता था। देखो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, लेकिन रूस अपनी इच्छाओं के अनुसार शासन कराता था, जिससे अन्य गणराज्यों की जनता दबाव महसूस करती थी। इस असंतोष को दूर करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को सुधार की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का निरंकुश शासन। आपको पता है कि 70 सालों तक सोवियत संघ में एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चल रहा था, जिसके कारण क्या था, निरंकुश हो गई थी सरकार। देखिए निरंकुश मतलब कि कोई कामकाज नहीं कर रहा था ढंग से, और मतलब जनता के प्रति कोई जवाबदेह नहीं था, काउंटेबल नहीं था। सोवियत संघ में केवल एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जो समय के साथ निरंकुश हो गई। यह पार्टी जनता की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, जिससे भी गोर्बाचेव सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाना पड़ा। ठीक है, देखो ये हमारा फ्लैग है रूस का और ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है दोस्तों, लाइक तो कर दिया ना वीडियो, अरे कमेंट भी कर दो यार, भर भरे कमेंट करो भाई। ठीक है, आप लोग एक कमेंट मेरे दिल को एकदम खुश खुश कर देगी, बिल्कुल मस्त। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट हमारा आर्थिक सच्चाई का खुलासा। अब देखो क्या हुआ आर्थिक खुलासा। अब खुद सोचो, आपने अभी पढ़ चुके हो, अभी पीछे की वीडियो में आप सोचो खुद, थोड़ा सा खुद सोचो क्या है। ठीक है, तो देखो क्या था, मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। जो प्रौद्योगिकी और बाकी अन्य क्षेत्रों में अमेरिका से पीछे रह गया था, जब लोगों को पता लगा, ठीक है, कि ये पीछे रह चुका है हमारा सोवियत संघ अमेरिका से। सोवियत संघ की जनता को लंबे समय तक यह बताया गया कि उनकी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली है, लेकिन जब जनता को यह सच्चाई पता चली कि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था अधिक विकसित हो चुकी है, तो उन्हें बड़ा मानसिक धक्का लगा। ठीक है, धक्का लगा इसलिए भी क्या हुआ, उसको मतलब चेंजेस करने पड़े। अब देखो क्या है अगला पॉइंट, अफगान युद्ध और आर्थिक संकट। मतलब अफगानिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, अफगान युद्ध हो रहा था, उसके अंदर अफगान का इसने क्या करा, सोवियत संघ ने उसको पैसा दिया, इसकी वजह से सोवियत संघ के ऊपर जो वित्तीय दबाव बढ़ा, जिस कारण से भी इसने मतलब रिफॉर्म करना चाहा। देखो
1979 में अफगान संकट के दौरान सोवियत संघ ने बड़ी मात्रा में धन खर्च किया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। इस आर्थिक दबाव ने गोर्बाचेव को सुधारों की आवश्यकता महसूस कराई। ठीक है, अब देखो ऐसा अफगान युद्ध क्यों? क्योंकि जो अफगान था ये यूरोपीय संघ, मतलब सॉरी यूरोपीय बोल रहा हूँ, सोवियत संघ का जो पिछलग्गू देश थे इनको फॉलो करते थे, जिसकी वजह से इसने युद्ध में पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, जिससे इस पर आर्थिक दबाव आया। ठीक है, इसलिए भी मिखाइल गोर्बाचेव को सुधार करने के लिए मतलब दबाव पड़ा। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? इन सभी कारणों से मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए ताकि देश की स्थिति में सुधार हो सके। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन ही बनता है, टॉपिक भी है, ज्यादा कुछ अब देखो इतना समय है नहीं आपके पास, इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं, बिल्कुल मस्त तरीके से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट है, ज्यादा बड़े भी नहीं है, मार्क्स भी नहीं कटेंगे। ठीक है, मतलब इतना है कि आप 90+ स्कोर आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ये वादा है दोस्तों मेरा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि यही सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, शेयर करो अपने दोस्तों को दबाकर। ठीक है, बस इसके लिए सॉरी, माफ कर देना, थोड़ी तबीयत खराब है। अब दोस्तों भारत और रूस के संबंध, अब जब रूस की बात हो रही है तो भारत की भी बात कर लेते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि भारत अभी भी जो इस समय में जो टॉपिक चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन, इनके जो मित्रता है वो काफी ज्यादा आपको संगीन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आए दिन एक मतलब कुछ ना कुछ समझौते करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमको ये चीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और रूस के संबंधों में के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखो पहला तो आर्थिक क्षेत्र में संबंध भारत और रूस के। ठीक है, अब देखो क्या है आर्थिक क्षेत्र में क्या संबंध है, ये शुरू से ही जो है सोवियत संघ जो रूस है वो हमारी आर्थिक स्थिति के लिए हमेशा मदद करता रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। देखो रूस ने भारत को महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजना जैसे भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने के लिए आर्थिक और तकनीक सहायता दी। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, मशीन वगैरह प्रोवाइड कराई, जिससे हमारा जो है यहाँ पे मशीन वगैरह चले। देखो भारत में विदेशी मुद्रा की कमी के समय रूस ने रुपया को माध्यम बनाकर व्यापार किया, जिससे भारत को सहारा मिला। देख रहे हो दोस्तों, मतलब सोवियत संघ मतलब रूस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आज के समय में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में संबंध। अब भारत और रूस के राजनीतिक क्षेत्र में संबंध कैसे थे? देखो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध, अब देखो राजनीतिक क्षेत्र में जहां एक तरफ अमेरिका, जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में संबंध बोला मैंने आप लोगों को, राजनीतिक क्षेत्र में संबंध, जब अमेरिका पाकिस्तान और अमेरिका चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, तो उस समय भारत को मदद कौन करेगा? रूस करेगा। कौन करेगा? रूस करेगा। तो रूस ने उस समय उसको राजनीतिक तौर पर सहायता दी। ठीक है, जिसके कारण वो 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था उसके अंदर उसने जीत हासिल की। ठीक है, देखो भारत और पाकिस्तान युद्ध में जब अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, तो वहीं सोवियत संघ ने भारत को समर्थन देकर युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और देखिए अब आगे अगले पॉइंट में सेना क्षेत्र में संबंध, मतलब भारत और रूस के एक सेना क्षेत्र कह सकते हैं, मतलब इनके बीच में काफी ज्यादा समझौते होते रहते थे, सेना समझौते। अब देखो क्या है, रूस ने भारत को सेना उपकरण और हथियार उपलब्ध कराए, खासकर जब कोई अन्य देश तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार ना हो। मतलब भारत को उस समय, जिस समय भारत को कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देना चाह रहा होगा, उस समय रूस ने अपनी टेक्नोलॉजी भारत को दी। ठीक है, तो ये मित्रता दिखाती है दोस्तों है। देखो अगला पॉइंट, दोनों देशों ने सेना उपकरणों के संयुक्त उत्पादन के लिए कई समझौते किए। सेना उपकरण क्या हो सकते हैं दोस्तों? हो सकते हैं ना एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, गन मशीन्स हो सकते हैं। ठीक है, संस्कृति क्षेत्र में संबंध। अब संस्कृति क्षेत्र में क्या संबंध हो सकते हैं दोस्तों? देखो रूस में भारतीय फिल्में और संस्कृति लोकप्रिय थी। देखो जो रूस के जो लोग थे भारतीय संस्कृति फिल्मों को बहुत ज़्यादा, जैसे रामायण हो गया या यहाँ के नृत्य हो गए, कई सारे ऐसी चीज़ें जो कि अभी भी रूस के अंदर थिएटरों में लगा के रामायण महाभारत ये सब वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए भारतीय लेखक और कलाकार रूस गए और रूस के नागरिक भारतीय संस्कृति को अपनाने के इच्छुक हैं। अभी भी आप लोग देखते होंगे ना, जहाँ पे राधा कृष्णा के यहाँ पे देखोगे रशियन लोग रहते हैं ज़्यादातर, अधिकतर आपने देखा होगा ना। तो वही चीज़ समझो कि रूस संस्कृति क्षेत्र में भी कितना ज़्यादा हमसे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, संबंध इसके बहुत गहरे और अच्छे प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है।
अब देखिए द्विपक्षीय समझौता करते रहते हैं रूस और भारत एक दूसरे के साथ। देखिए 2001 में भारत और रूस ने 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा के संवाद के माध्यम से संघर्ष समाधान को बढ़ावा देने पर सहमति की। ठीक है, मतलब ये आपस में ही, मतलब कोई भी बात दिक्कत होगी या चाहे भारत के ऊपर कोई हमला करता है, चाहे रूस के साथ कोई होता है, तो उसमें भारत हमेशा रूस के लिए खड़ा रहेगा, रूस भारत के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। यही सारे इसमें 80 प्रकार के द्विपक्षीय समझौते किए। ठीक है, आगे है आर्थिक सहयोग। अब दोस्तों आर्थिक सहयोग कैसे रहे भारत, देखो भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता है, भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता है, ठीक है ना, और रूस के लिए भारत सैनिक सामानों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध है। देखो तेल भी मंगाता है, सारे हथियार भी मंगाता है रूस से, जिसके कारण क्या है कि रूस और भारत के जो रिलेशन है जो दोस्तों काफी ज्यादा मजबूत एकदम सटीक है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है, भारत और रूस के संबंध शीत युद्ध के दौरान और बाद में भी मजबूत बने रहे और दोनों देशों के बीच सहयोग के कई पहलू रहे। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि जो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका कट चुका है, उसके अंदर गुट निरपेक्ष वगैरह सारे आंदोलन है। लेकिन गुट निरपेक्ष दोस्तों क्या होता है, जब अब देखो शीत युद्ध के समय से भी मतलब भारत का रूस अच्छा था, क्यों, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों थे, ना तो अमेरिका में गया और ना ही सोवियत संघ में गया, दोनों गुट से अलग रहा, तो इसी को हम कहेंगे गुट निरपेक्ष। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा हुआ खत्म। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट थे, मैंने आपको सभी क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिए। अगर फिर भी कोई मुझसे दिक्कत रह गई, कोई भी मुझसे कमी रह गई, तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं और मेरे साथ लगे रहो। आप लोग पक्का 100% मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बस बने रहो, बाकी सब छोड़ दो, 2 घंटे दिन में पढ़ो केवल, बस और कुछ नहीं करना आप लोगों को। पक्का आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, 90+ आएंगे पक्का। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो क्या करना है, आप लोग को एक ही काम करना है, क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों से, या दोस्तों को शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, हर जगह फैला दो दोस्तों। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं दूसरे वीडियो में। और जब तक के लिए आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल बोर्ड आ ही गया, अब ज्यादा समय नहीं रहा है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब चीज छोड़ दो दोस्तों आप। ठीक है, आप सिर्फ केवल क्या करना है, आप लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नोट करो और ना समझ में दोबारा देखो वीडियो।